उसको हम लोग पूरा साथ लेके काम कर रहे हैं। शोलापुर में हमारे ओबीसी के भाई हैं, वो उनके साथ काम कर रहे हैं। तो यकीनन मैं हमारे अभी जो बहन ने पूछा, हमको और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा कन्विंस करने की ज़रूरत है, और हम कोशिश करके कामयाब होंगे उसमें। असदुद्दीन साहब, आप बहुत स्टडीड है, आपके पास स्टैटिस्टिक्स भी रहेगा। ये महाराष्ट्र का कुछ सच्चर कमेटी का स्टैटिस्टिक्स है कि बीपीएल के नीचे मुस्लिम जो है उनका परसेंटेज 31% है। जो बच्चे सीख नहीं पाते 6 से लेके 14 जिनका एज ग्रुप है, वो 75% है। महमूदुर रहमान कमेटी का जो डेटा है वो लेटेस्ट है। महमूदुर रहमान, हाँ, महमूदुर रहमान बोले, सच्चर तो 2005 का यार। उन्होंने जो बोला है 13% मुस्लिम है महाराष्ट्र में, उसमें से 60% मुस्लिम 13% नहीं है सर, 11.1 है। उसमें ये जो है ये वहीं से मिला है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की वेबसाइट से ही ये डाटा निकाला है। तो ये डाटा उतना ही आपको मानना पड़ेगा। आपका सवाल बोलिए। तो वो 60% है। आप 12 साल तक यूपीए के साथ रहे, तब आपको ये सब याद नहीं था कि ये मुस्लिम लोगों की जो स्थिति है, कंडीशन है, वो बेहद बदतर होती जा रही है, हमको कुछ करना चाहिए। 2012 तक आप क्यों वेट करते रहे उसके लिए? नहीं, 12 साल नहीं था मैं, 7.5 साल 26 दिन, इतना दिन था। और सच्चर कमेटी बनी उस वक्त मैं यूपीए में था। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, उसके बाद हम लोग जाकर प्राइम मिनिस्टर से डेलीगेशन मिला, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स बनी, प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का हमने जाकर, और मेरिट कम मीन्स का मनमोहन सिंह साहब से कहा, उन्होंने एक्सेप्ट किया। एमएसडीपी का प्रोग्राम आया, 90 एमसीडीज का उस वक्त आया। मगर आप महाराष्ट्र स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र में इसीलिए महमूदुर रहमान कमेटी आई। और 15 साल से मैं तो सपोर्ट नहीं कर रहा था, ये बात तो मानते हैं ना। महाराष्ट्र में 15 साल से इन्होंने जो काम किया, इन्हीं के गलत हरकतों की वजह से आज महाराष्ट्र की जेलों में 36% मुसलमान हैं, सबसे ज्यादा रिलीजियस वाइज अगर आप देखेंगे। और अफसोसनाक बात ये, तकलीफ दे बात ये है कि 36 अगर हैं परसेंट, तो कन्विक्शन रेट 17-18% होता है। इससे अंदाजा हो जाता है आपको कि ये यहाँ पर उनको हैरास किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है। 2.1 ग्रेजुएट्स नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? मेडिसिन में 0 ग्रेजुएट्स हैं। सबसे ज्यादा अगर एक कमरे में कोई रहता तो दलित और मुसलमान रहता। हाईएस्ट नंबर ऑफ, आपको मालूम मुंबई शहर में कितने मुसलमानों का क्या पैसों का खर्चा है? सबसे ज्यादा 10 से 20 हजार का खर्चा हाईएस्ट नंबर ऑफ मुस्लिम का खर्चा है। उसके बाद 50 से 70 हजार का। यही तो इनका 15 साल का मिसगवर्नेंस की वजह से आ गए। 8-8 साल बच्चे जेल में रहकर निकलते हैं। मालेगांव में 2 ब्लास्ट हो गए। 10 साल यूपीए में थे, हमें कई स्पीचेस उठाकर देख लीजिए। डिसाइड करो, एनआईए बोलती कि मुस्लिम बच्चे नहीं किए, यहाँ की एटीएस बोलती कि नहीं मुस्लिम बच्चे किए। हम तो कह रहे हैं कि भाई कौन किया? कर्नल पुरोहित ने किया तो सजा दो, अगर बच्चों ने किया नहीं किया तो केस हटाओ उन पे से। आप वो भी नहीं करते। यही चीजें हैं कि इनके हॉल और फेल में तजाद था, इसीलिए लोग पावर से दूर हो गए। मेरा सवाल था कि आप वेट क्यों कर रहे थे? कौन वेट किए? मैं आपको बताया कि जब मैं यूपीए में था, आपको मिसालें दिया, एग्जाम्पल्स दिया जो हमने किया, रिप्रेजेंट किया। देखिए, हिंदुस्तान की आजाद तारीख में अगर किसी प्राइम मिनिस्टर ने कंस्ट्रक्टिव थोड़ा काम किया, वो मनमोहन सिंह था। मनमोहन सिंह में एक जज्बा था। बट पिछले 20 साल की बात कर रहे हैं। मैं आपको 1947 से बात कर रहा हूं। मगर यूपीए 2 जब आई, वो मनमोहन सिंह नहीं रहे। आपका यह कहना है कि कंस्ट्रक्टिव के जितने प्राइम मिनिस्टर हो गए उसमें नेहरू और इनसे भी ज्यादा नेहरू वॉज अ स्टेट्समैन। नेहरू की सोच आज भी रेलिवेंट है और कल भी रेलिवेंट रहेगी। नेहरू की वजह से एक नेशन को स्टेबिलिटी मिली। ये जो जितने लेकिन उनके इसमें काम उतना नहीं हुआ। सुनिए, मगर कंस्ट्रक्टिव नेहरू तो देखिए, उनको जज करना गलत है, क्योंकि वो आजादी के बाद के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। ही लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ अ स्ट्रांग इंडिया। आज आप देखिए हमारे अतराफ में नेबरिंग कंट्रीज है, वो क्यों इंस्टेबल है? क्योंकि वो काम नहीं कर सके जो इंडिया ने किया, कि हमने पैरामिलिट्री फोर्स को क्रिएट किया पुलिस और मिलिट्री के दरमियान में। हमने एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन को क्रिएट किया। हमने कहा कि मिलिट्री का पावर सिविलियन पर नहीं होगा, सिविलियन का उस पर रहेगा। ये काम हुआ नेशन बिल्डिंग का। मगर अगर माइनॉरिटीज के लिए कोई स्पेसिफिक कोई काम थोड़ा बहुत शुरू किया, मेरी मनमोहन सिंह साहब से शिकायत ये है कि वो और करना था और नहीं कर सके यूपीए 2 में। वो बिल्कुल नहीं किए यूपीए 2 में। यूपीए 1 में स्टार्ट किए थे, उसके बाद यूपीए 2 में वो बिल्कुल ही खामोश हो गए। असद भाई,
ग्रेजुएशन जो होता है मुस्लिम बच्चों का, तो वो 2% आपने बताया। जैसे जैसे पोस्ट ग्रेजुएट या पीएचडी तक जाते हैं वो और कम होता जाता है रेशो। तो इसके लिए सरकार या मेजॉरिटी जो है हिंदू, वो कैसे क्या जिम्मेदार है, चाहे महाराष्ट्र में हो या देश में हो? मैं आपको कितने मरतबा कह रहा हूँ कि मैं सरकार सबको देती है, डेमोक्रेसी है मेरे भाई, तो उसके लिए आप मेरे किसको भाई जिम्मेदार आप मानते हैं? मेरी बात सुनिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आर्टिकल 41 पढ़िए, कभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 41 पढ़िए, क्या बोलता है। आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 15 और 16 क्या कहता है। रिजर्वेशन आप मेरे को दिए, क्यों दिए? कोर्ट ने कहा कि मराठा को रिजर्वेशन नहीं मिल सकता, हम उसके खिलाफ नहीं है, मैं चाहता हूं मराठा को मिले। कोर्ट ने कहा उनको हम स्टे नहीं देंगे, उनको स्टे देंगे, मुस्लिम रिजर्वेशन स्टे नहीं देंगे। सर ये कम्युनलिज्म नहीं है तो क्या है, मुझे बताइए आप। कोर्ट उस पर कोई स्टे नहीं देती, कोर्ट बोल रही है कि दो इनको रिजर्वेशन दो, आप ऑर्डिनेंस को लैप्स होने देते। ये कम्युनलिज्म नहीं है सर। अगर वो ऑर्डिनेंस लैप्स नहीं होता तो कितने मुस्लिम बच्चे डॉक्टर्स बनते। हमारे बच्चियां जो है वो 1% भी ग्रेजुएट नहीं होती, उनको कॉलेज में जाने का मौका मिलता, वो तालीम याफ्ता होती। आप बोलते कि मुसलमान बच्चों की जल्दी शादी हो जाती, हम बोल रहे पढ़ाओ भाई, उनको रिजर्वेशन कंटिन्यू करो, वो पढ़ेंगे ताकतवर होंगे। मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर चीख कर कह रहा हूं कि मुसलमानों को, माइनॉरिटीज को, दलित्स को आप डिमांड ड्रिवन स्कॉलरशिप दो, जो अप्लाई करेगा स्कॉलरशिप दो। आप नहीं देते, पैसे उल्टा उसके 100 करोड़ कम कर देते, तो कहां पढ़ेंगे? यही कम्युनलिज्म है। कोर्ट पहली मर्तबा कहा कि नो मुस्लिम रिजर्वेशन शुड बी कंटिन्यूड। लफ्ज क्या इस्तेमाल किया कोर्ट ने? टू ब्रिंग देम इनटू द सेकुलर फैब्रिक। ये कोर्ट ने, मुंबई हाई कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर। अब सबका साथ सबका विकास कहां गया? यही तो हमारा झगड़ा है। यही चीजों की वजह से हमारी जबान कड़वी हो जाती। आप बोलते हैं तुम कड़वी बात करते हो, क्या मैं मीठी बात करूंगा इन नाइंसाफियों को देखकर? आप बताइए मुझे। आपकी बात सही है कि जहाँ तक सवाल है विकास का, तो बस मुस्लिम लोगों का नहीं हुआ, लेकिन क्या आप ये नहीं मानती कि जैसे हिंदू घर में 2 बच्चे होते हैं तो मुसलमान घर में 10 बच्चे होते, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जो साक्षी महाराज कहते हैं कि 4 बच्चे पैदा करो, तो आपका क्या कहना है कि सब भारतीयों को 2-2 बच्चे होने चाहिए? इसके बारे में आपको क्या कहना है? सब एक जैसा सामान क्यों नहीं होगा? टाइम्स ऑफ इंडिया एक वाहिद अखबार था इंडिया का जिसने 2011 के पॉपुलेशन सेंसस सेलेक्टिवली लीक किया गया, उसको वो डाले। मेरे को बताओ मेरे भाई साहब, ये 4 बच्चे, 5 बच्चे, 10 बच्चे जो 1961 से सेंसस होता आ रहा है, 2000 अब तो 11 तक आ गया, कितना पॉपुलेशन ग्रोथ मुस्लिम्स का हुआ है? 1% भी नहीं है सर। और हिंदू पॉपुलेशन कितना गिरा है वो भी देख लो आप। तो ये क्यों बोलते कि, सुनिए मैं आपका सवाल का जवाब तो मुझे देने दीजिए, जरा सांस तो लो मेरे भाई, बोलिए। तो पॉपुलेशन का क्या है इसमें? और अगर आप ये समझ रहे हैं कि हम बच्चे ज्यादा पैदा करते, करिए इंपेरिकल एविडेंस लाइए और बताइए मुझे। मैं साक्षी महाराज को कोई आइंस्टाइन नहीं समझता। साक्षी महाराज के पास कोई इंपेरिकल डेटा नहीं है। इंपेरिकल डेटा ये बताता है कि 2 शादियां करने वालों में मुसलमानों के साथ दूसरे मजहब के लोग भी ज्यादा हैं। इंपेरिकल डेटा ये बताता है कि 4 बच्चे, 5 बच्चे सबको होते हैं भाई। लालू प्रसाद यादव कितने बच्चे हैं? लेकिन उनको अब 2000 अगर कोई शादी नहीं करता है तो उसको मैं क्या जिम्मेदार हूँ? नहीं, नया कानून आया है उसके तहत नया कानून आया है उसके तहत हिंदुओं को 2 बच्चे और बाकी कौन सा कानून है? जहाँ पे रिजर्वेशन नहीं मिलता है, तीसरा बच्चा हो तो मुसलमानों पे इलेक्शन। आप इतने इग्नोरेंट नहीं बन सकते। आपको एबीपी अगर ने हायर किया है तो आपकी नॉलेज के ऊपर हायर किया है। प्लीज ऐसा इग्नोरेंट सवाल मत करिए। तो सुनिए मेरी बात, जो 2 बच्चे हिंदू को होंगे वो म्युनिसिपल इलेक्शन लड़ेगा, मुसलमान को 3 लड़ सकेगा। सर सब पे कानून है। नहीं, वही तो कर रहा है, सब पे कानून है। तो ये बाकी के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता, वो नहीं के ऊपर। अरे सर आप आरटीआई का जमाना है मेरे भाई, कई लोग का नहीं, इलेक्शन का सवाल नहीं होता है, लेकिन क्या प्रॉब्लम क्या? कानून इलेक्शन के लिए, म्युनिसिपल इलेक्शन के लिए, पंचायत के लिए कानून तो दूसरे के नहीं। आपको इलेक्शन लड़ना है म्युनिसिपल का तो 2 बच्चे रहना जरूरी है, उससे आगे क्रॉस करे तो आप चली जाती है, आप लड़ नहीं सकते, डिस्क्वालीफाई हो जाते। असदुद्दीन भाई, आपका एग्जैक्टली एजेंडा क्या है? अभी आप वैसे देखा जाए तो आपकी शुरुआत जो हुई मुसलमानों को साथ देते हुए, उनका विकास की बात करते हुए शुरुआत हुई। अभी आप दलितों को साथ जोड़ना चाहते हैं।
आप पे कम्युनलिज्म के आरोप होते हैं, आप कम्युनल नेता है ऐसा बोला जाता है विरोधों की ओर से। आप एग्जैक्टली क्या है, कम्युनल नेता है या सबको साथ लेके आपको आगे जाना है, सेक्युलर बनना है, क्या है आप एग्जैक्टली? सर मैं सेकुलर बनना नहीं चाह रहा हूँ, ना मुझे सेकुलर सर्टिफिकेट जरूरत है। मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स दलित मुसलमान हर एक को दिए गए वो राइट्स हमको दो आप। यही मेरा एजेंडा है। मेरी लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन के 4 दीवारी में है। मैं को ये नहीं कह रहा हूँ कि आसमान से तारे तोड़ के लाके दो। मैं कह रहा हूँ मुंबई हाईकोर्ट ने स्टे दिया, भैया कंटिन्यू करो उसको। मैं ये कह रहा हूँ तुम बीफ बैन को आयत कर दिए तो कभी ये भी तो सोचो कि कितने लोग, मोदी प्राइम मिनिस्टर कैसा बने, बोले कि हम हर एक को जॉब देंगे। कोल्हापुर में जाकर कहा कि ये कोल्हापुर की चप्पल पहन के देश तरक्की करेगा। कोल्हापुर की चप्पल प्लास्टिक में बनेगी। चमड़े का कारोबार दलित और मुसलमान नहीं करते क्या? वो कहाँ करेंगे अभी बताइए आप मेरे को। ये कम्युनलिज्म नहीं है। अब तो कल एडवोकेट जनरल ने कह दिया कि दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। मैं तो देखना चाह रहा हूं कि मुंबई में एक ठहर के, मैं वो वर्ली के वो सी समंदर के सामने ठहर के सोच रहा था थोड़ी देर के लिए कि अगर मुंबई में अंडा नहीं बिकेगा, आमलेट नहीं तलेगा, चिकन नहीं मिलेगा, मच्छी नहीं मिलेगी, झींगा नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर मुंबई में तो बहुत, मुंबई के 4 साल लग जाएंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे मुंबई के। क्या बात है ये? एडवोकेट जनरल खड़े होकर बोल रहा है कि क्रूरल्टी। क्या क्रूरल्टी है? ये आप क्या करना चाह रहे हैं सर? आप देखिए, आप लोग, हम लोग, जो लोग डाले वोट सबका साथ सबका विकास के नाम पर, इंडिया फर्स्ट, क्या हो रहा है ये? इकोनॉमिक इंपैक्ट तो सोचिए इस पर क्या होने वाला है कंट्री के ऊपर। इसका एक फाइनेंशियल कैपिटल में अगर सब चीज बंद हो जाएगी, इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या होगा? कैन यू इमेजिन? हम मोदी साहब बोलते हैं कि $100 बिलियन का एफडीआई होना। एफडीआई लेने वाले जब आएंगे यहां डालेंगे, ये देखेंगे। आपको मालूम कि कितना एडवर्स न्यूज जा रहा है कि ये गुड फ्राइडे के दिन ऐसा हो गया, घर वापसी, कितना एडवर्स इंपैक्ट इन्वेस्टर्स पर पड़ता है। अरे वो भी तो देखिए आप, वो तो समझाइए उन लोगों को। नहीं, अभी आपने कहा कि आपको किसी से सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मुझे। लेकिन आप सेक्युलरिज्म के बारे में आपका क्या कहना है? सर्टिफिकेट किसी से लेना न लेना दूसरी बात है। आप तो सेक्युलर है कि नहीं है? आप उस पर विश्वास रखते हैं कि नहीं है? आपके इनिशियल रिमार्क्स में मैंने कहा कि हिंदुस्तान दुनिया में वाहिद मुल्क है। कोई धरती पर ऐसे मुल्क की मिसाल नहीं दी जा सकती जिसमें बेशुमार मज़ाहिब, बेशुमार ज़बानें, बेशुमार खाने, बेशुमार कल्चर है। और इसको अगर मजबूत और जोड़ के रखना है, वो उसकी डाइवर्सिटी है, वही उसका सेकुलरिज्म है। मगर हो क्या रहा है? सेकुलरिज्म के माने क्या है कि मैं किसी का कूली बन जाऊं, मैं उठाऊं सेकुलरिज्म, मैं नहीं, तुम हमारा साथ दो। और हमको क्या सिखाया, सुनिए, हमको क्या सिखाया जाता है कि सेकुलर तुम उस वक्त हो जब तुम हमको अपना बाप मानोगे। मैं बोल रहा हूं नहीं, मैं तुम्हारा बाप बनने तैयार हूं। अभी मैं तुमको अपना लीडर नहीं मानूंगा, मैं अपने पैर पर खड़े रहूंगा। आप बोल रहे नहीं हमारे साथ आओ, हमारे साथ आओ, सेकुलर हमें। अरे तुम क्या गॉड गिवन राइट है क्या? इनके ही डीएनए में लिखा हुआ है। लेकिन ये जो इतना बेशुमार सुंदर जो देश है, उसको अगर ऐसे ही रखना है तो सारे लीडरों ने एक एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने का या उनका लीडर बनने का सपना छोड़ के। अम्बेडकर को क्या बोलते? अम्बेडकर सारे देश के नेता है। मैं अम्बेडकर को क्या बोलते? मैं अम्बेडकर दलितों की जो बात करते थे, बाबा साहिब, आप क्या बोलते? अम्बेडकर सारे देश के नेता है। उन्होंने एक वीकर सेक्शन को जब उनको देश के साथ लाने की कोशिश की, इसमें कोई शक नहीं है कि आप अगर चाहते हैं कि आप मुसलमानों का भला करना चाहते हैं, लेकिन ये करना दूसरे किसी धर्म का विरोध करके तो। अरे मैं क्या कर रहा हूँ साहब? मैं कौन से धर्म का? मैं खांडेकर साहब का क्यों अपोज करूंगा धर्म के नाम पे? मेरे आपके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पर फर्क होगा, हम अपोज करेंगे, राइट है हमारे को। असद भाई, फिर एक बार हम वांद्रा या औरंगाबाद की तरफ आते हैं। आ जाइए। कल तो वहाँ मारामारी हुई, शायद इम्तियाज भाई को पुलिस प्रोटेक्शन भी दिया गया, कैसे रोकेंगे ये नाराजगी आप? सर देखिए, अगर 62 वार्ड्स में 530 एप्लीकेशन आ जाते हैं और मैं आपको बिठाता हूं कि भैया इंसाफ करो, कहाँ होगा? यकीनन औरंगाबाद की पूरी आवाम की ताईद और मोहब्बत की वजह से इम्तियाज जलील कामयाब हुए और गफ्फार कादरी को वो जीतते जीतते रह गए। ठीक है, इससे एक बात तो साबित हो रही ना कि जीतेगी पार्टी, इसीलिए लोगों में है कि भाई अपनी पार्टी है और वो हमसे शिकायत नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? वो हमारे अपने हैं। जो हुआ थोड़ा जज्बात में आ गए थे, उसको बात किए हैं। इंशाल्लाह फिक्र की बात नहीं है, मैं खुद औरंगाबाद जाऊंगा।
और आप देखेंगे हमको बहुत ज्यादा तादाद में सीटें वहां से मिलेगी इंशाल्लाह। आपकी पार्टी को 4 दिन की चांदनी कहते हैं, लंबी रेस का घोड़ा कोई नहीं मानता। सर, एक दिन की इज्जत की जिंदगी 100 साल की गुलामी से बेहतर है। तो आप 4 दिन की चांदनी बोल रहे, मैं तो एक दिन की बात कर रहा हूँ। अगर मैं एक दिन इज्जत से गुजार लूंगा और 100 साल की गुलामी मुझे पसंद नहीं है। 4 दिन तो बहुत हो गए सर। क्या शेर है कि मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में चले गए 2 इंतजार में। तो मुझे 4 दिन की फिक्र नहीं है, मुझे एक एक दिन की अहमियत है। हम कोशिश करेंगे। नहीं, ये इसलिए कहा, अशोक चौहान कल यहाँ आए थे तो उनका ये कहना था कि इसके पहले मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग का एक समय में बहुत जोर था। बाद में लोगों को ये पता चला कि अगर हम इनको वोट देते हैं तो वो बीजेपी की तरफ जाते हैं। उसके बाद समाजवादी पार्टी आ गई। अगर मैं ये कहूँ कि कांग्रेस की हिस्ट्री में 44 कभी सोचे थे? 44 सोचे थे? अरे हमारी फिक्र छोड़ो, अपनी फिक्र करो, अपना सोचो, आगे बढ़ो, पकड़ के लाओ कहाँ है। हमारी फिक्र मत करो। हम नहीं रहेंगे, हम तो जमीन में जाएंगे एक दिन। हम तो जाने को आए हैं सर। हम तो अपनी जिंदगी गुजारेंगे अपने उसूल पर। अशोक राव साहब को अपना सोचना चाहिए। भाई 44 क्यों हो गए आप? अगर आप इतने मायानाज नेता हैं तो 44 क्यों हो गए? कैसा हो गया आपकी पार्टी को 44? आप तेलंगाना दिए, तेलंगाना में 0, आंध्रा में 0, कहाँ जीरो है सर? कभी उनको भी तो देख लो भाई, ये छोटा 0 है तो आप तो बड़े 0 है। नहीं, लेकिन उनकी आशाएं जो है ना वो मतलब कायम है। उनको लगता है कि ये तो ऐसे आते हैं जाते हैं। मुस्लिम लीग आया गया, समाजवादी पार्टी आई चली गई, अब ये एमआईएम है, आएगा जाएगा। लोग तो टेस्ट करते हैं ना, नया कुछ आता है मार्केट में, लोग तो एक बार जाते हैं, चलो इस बार ये साबुन लेके देखते हैं क्या होता है, फिर अपने पुराने पे आ जाते हैं। सर, जो जेन्युइन प्रोडक्ट होता है ना, वो कांग्रेस ऐसा उनको लगता है। सुनिए आप, वो जो जेन्युइन प्रोडक्ट होता है ना वो छोड़ते नहीं है। आपका जेन्युइन प्रोडक्ट है, टीआरपी बढ़ी भी है आपकी, जेन्युइन प्रोडक्ट ही है ना, नया है बोल के छोड़ देंगे क्या? जेन्युइन प्रोडक्ट है, हम भी जेन्युइन प्रोडक्ट है, मिलावट नहीं है इसमें, ये जेन्युइन प्रोडक्ट है, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है ये तो मैं बोलूँगा। अकबरुद्दीन की 2 सभा में एक बात निकल कर आई है कि नारायण साहब हमें खरीद नहीं सकते आप। क्या नारायण साहब ने आपको कोई ऑफर दी थी और क्या थी ऑफर? ये मेरे खरीब तो क्या आते सर? 2 सभा में निकल कर बात आई। नहीं, वो राजा रहबर ने, हमारे कैंडिडेट ने कहा था, उसको अखबारात में छापा है। नहीं, आपके भाई ने बोला है। राजा रहबर ने भी कहा है, वो बात हुई, वो करे होंगे, बोले और सुने होंगे तो उस पर तस्करा किए। राजा रहबर की तकरीर हुई थी, राजा रहबर ने बात। मेरे 2 सवाल थे आपसे। बिल्कुल 4 करिए सर आप। पहला तो सवाल था, जो आप पूरे मुस्लिम क्वेश्चन के बारे में बात करते हो कि मुस्लिम समाज की उन्नति, तो मेरा सबसे पहला आपसे सवाल है कि क्या आप मुस्लिमों को माइनॉरिटी मानते हो और क्यों मानते हो? जो कि वो खुद को बहुत बार ऐसे बहुत से स्कॉलर्स हैं मुस्लिम जो कहते हैं कि हम भारत की सेकंड मेजॉरिटी हैं, पहली बात। और ये हर बार प्लेइंग विक्टिम का रोल आप क्यों प्ले करते हो? ऐसा क्यों दिखाई देता है कि सारे कष्ट के काम में, जहाँ पे सारे मजहब के, सारे कास्ट के, हिंदू कास्ट के भी लोग जो गरीब वर्ग से जाते हैं और जहाँ काम करते हैं, उनकी आने वाली पीढ़ी उस तरह से आगे जाने की कोशिश करती है, मुस्लिम क्यों नहीं करते? इसके लिए क्या पूरी यहाँ की मेजॉरिटी इसके पीछे है? क्या इसके पीछे सिर्फ सरकारी है? मुस्लिमों का कोई लेना देना नहीं था, मुस्लिमों के लीडर्स का, मुस्लिमों के, खास करके आपके यहाँ पे मुस्लिमों में ऐसा दिखाई पड़ता है कि पॉलिटिशियंस के उससे भी ज्यादा आपके जो इमाम, आपके जो रिलीजियस लीडर्स हैं, उनका ज्यादा उसमें से होता है। क्यों मुस्लिमों को लगता है कि हमारे बच्चे मदरसे में जाए? क्यों लगता है मुस्लिमों को कि हमारे बच्चे किसी जो निम्न स्तर के जॉब्स हैं उसमें जाए? ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल जो इसका मराठवाड़ा का निजाम के बारे में चल रहा था, रजाकार का। सर इसका जवाब देता हूँ प्लीज, मेरा फ्लो ऑफ थॉट। जी सर, मैं अमेज्ड हूँ आपके इग्नोरेंस पे। आई एम रियली अमेज्ड। आपके पीछे दोस्त खड़े हुए हैं, वो सच्चर कमेटी का सवाल किए। सच्चर कमेटी ने क्या कहा कि ओनली 2% मुस्लिम बॉयज एंड गर्ल्स गो टू मदरसा, और वो क्यों जाते मदरसा? सुनिए सर, मेजॉरिटी है या माइनॉरिटी है? सर सुनिए, मुस्लिम मेजॉरिटी है या माइनॉरिटी है? मैं आ रहा हूँ ना सर उस पे। वो तो सबसे पहला सवाल वही तो है। मैं आ रहा हूँ मेरे भाई, मैं नहीं जाऊंगा छोड़ के। मैं कह रहा हूँ आपको जी, मुझे कुर्सी पसंद आ गई, मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से जी। आप मेरे को निकाल कर फेंकना पड़ेगा, पुलिस को लाना पड़ेगा। सुनिए, सच्चर कमेटी ने कहा कि जहां पर स्कूल्स नहीं है वहां मुस्लिम बच्चे मदरसों को जाते। सच्चर कमेटी ने यह कहा। दूसरी बात, आप माइनॉरिटी, सर आप आर्टिकल 29 और 30 के बारे में आपकी राय क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि लफ्ज माइनॉरिटी का इस्तेमाल किया गया आर्टिकल 29-30 में। आपको उस पर आपत्ति है?
तीसरी बात, माइनॉरिटी की आप बात करते, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक सर्कुलर है जो कहता है कि मुस्लिम माइनॉरिटी है, सिख माइनॉरिटी है, क्रिश्चियन माइनॉरिटी है, पारसी सुनिए, ये सुनिए, नहीं, लोक संख्या, पारसी की लोक संख्या, क्रिश्चियनों की लोक संख्या और इनकी तादाद, मुस्लिमों की तादाद में कुछ फर्क नहीं करोगे? 30 करोड़ कम से कम माना जाता है, 20 करोड़ तो पक्का माना जाता है। 20 से 30 करोड़ जिनकी माइनॉरिटी है, जिनकी तादाद है, वो खुद को माइनॉरिटी कहेंगे या सेकंड मेजॉरिटी कहेंगे? सर मेरी बात आप खुद बताइए, आपका क्या नॉलेज है? माइनॉरिटी, मुस्लिमों की तादाद कितनी है देश में? मैं माइनॉरिटी हूं और 2011 के सेंसस के ऊपर 14% पॉपुलेशन है। 2011 के सेंसस 14% ऑफ द पॉपुलेशन और माइनॉरिटी है, क्योंकि जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे इस मुल्क के, उन्होंने लफ्ज माइनॉरिटी का इस्तेमाल किया। आपको मालूम, कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के डिबेट्स देखेंगे तो नन अदर देन सरदार पटेल हैव यूज्ड दिस वर्ड, वी आर माइनॉरिटीज, यस, और माइनॉरिटीज हैं। यह आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि तरक्की करना चाहिए, मगर आप मेरे तरक्की के मौकों को क्यों बंद कर रहे हैं? बाकी लोगों को कहां पे मिला था? अंबेडकर को किसने पहले रिजर्वेशन दिया था? उनको तो लड़ के ही तो आगे आना पड़ा था। हमारे बाकी के सारे लीडर जिनका हम अभिमान से नाम लेते हैं, सारे जाति के, हिंदू के सारे जाति से जो लोग गरीब के कौन है क्या है? अभिमान लीडर का नाम तो मैं बताइए। सबका बोलता हूं। बोलिए सर, मैं जानना चाह रहा हूं। मैं नारायण मेघा जी लोखंडे का नाम लूंगा, जो यहाँ का पहला कामगार का नेता था। मैं अंबेडकर का नाम लूंगा। मैं यहाँ के शाहू महाराज का नाम लूंगा, जहाँ पे उन्होंने अपने गरीब मराठों को आगे लाने की कोशिश की थी। हमारे यहाँ के मराठा गरीब थे, ओबीसी, वो सर अपने बलबूते पे ऊपर आए थे, उनके लिए रिजर्वेशन नहीं था। मैं आपको बता दूं, हिंदू की कितनी कास्ट होगी जो अपने बलबूते ऊपर आई थी, उनको रिजर्वेशन की बात नहीं थी। रिजर्वेशन को तो आगे की बात है। आप पहले तो बताइए, मुस्लिमों में उनके जो नीचे का तबका है, उनमें ऊपर आने की चाह है या नहीं? आपने जैसे कहा कि कोल्हापुर में क्या प्लास्टिक की चप्पल बनाएंगी, मेरा आपसे सवाल है, क्या मुस्लिम चप्पल बनाते रहेंगे, आगे नहीं जाएंगे उसके पीछे? क्या एमआईएम को सिर्फ गरीब मुस्लिमों की राजनीति करनी है? सर सुनिए मेरी बात, अब आपका और कोई सवाल है? नहीं, बस इतना ही था। आप 4-5 सवाल कर लिए कि उसमें मुसलमान तरक्की करना चाहता है, मुसलमान आगे बढ़ना चाहता है। आप 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर देखिए, आप क्यों कहते कि हिंदुस्तान में दलित सिर्फ हिंदू, बुद्धिस्ट और सिख होगा? क्या वो कम्युनल ऑर्डर नहीं है? रिजर्वेशन आप मिलता है। सबसे पहले तो कोल्हापुर में 1995 में अंबेडकर को इंस्पिरेशन मिला रिजर्वेशन का महाराष्ट्र से सर, और हम ये बोल रहे कि दीज आर टूल्स ऑफ इंप्रूवमेंट, ये सोल तरीका नहीं है। कौन रोक रहा है आपको स्कूल बनाने के लिए मेरे लोकेलिटीज में? क्यों नहीं स्कूल बनाते आप मेरे लोकेलिटी में? आप बनाइए स्कूल, आप अच्छे स्कूल बनाइए और देखिए हमको। यकीनन मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि हम लोग तरक्की करेंगे। आप स्कूल नहीं बनाते, आप बैंक से हम लोन लेते तो क्या क्रेडिट मिलता हमको? क्रेडिट नहीं मिलता हमको। कौन रोक रहा है सर? अरे सर, हिंदू, नो यू आर रॉन्ग। मैं आपको बता दूं, हम स्टोरी बनाते हैं, हम फार्मर्स की स्टोरी बनाते हैं। हम हमारे ये बच्चे, ये फार्मर्स के, ये चिल्ड्रन है, एम्पिरिकल डेटा के जरिए आप स्कूल की बात करें, हमारे बच्चे, हमारे हिंदुओं के बच्चे भी रिपोर्ट बहुत 5-5 किलोमीटर चल के गए हैं और वो भी स्कूल में गए हैं। आपको ऐसा ही क्यों करना है? आपको प्लेइंग विक्टिम का रोल क्यों प्ले करना है? आई एम नॉट प्लेइंग विक्टिम, मैं अपने राइट्स की बात कर रहा हूं तो आपको विक्टिम नजर आ रहा हूं सर? मैं बोल रहा हूं कि जो आपको मिल रहा है मुझे भी दो। आप क्यों नहीं देना चाह रहे मुझे? क्या आप नहीं चाहते कि मुझे भी पूरे स्कीम्स में मिले हिस्सा? क्यों नहीं देना चाह रहे मुझे आप? मैं कह रहा हूं जो आपको मिल रहे मुझे ही मिलो। मेरे भी ख्वाब आपकी तरह हैं, मैं भी अपने बच्चों को आसमान की बुलंदियों पर देखना चाह रहा हूं, मगर आप मुझे नहीं दे रहे मौके। आप मुझे अपॉर्चुनिटीज दो। कौन रोक रहा है आपको? आप ये समझ रहे हैं हमको शौक नहीं है पढ़ने का? सर आप अमेज हो जाएंगे, इतना शौक है पढ़ने का मुसलमानों को। कभी चलिए हमारे साथ, हम एक मुस्लिम एरिया में जाकर मैं पुकार कर भड़काऊ भाषण कैसा बोलूंगा कि कितनों को पढ़ना है बताओ, और क्यों नहीं पढ़ रहे? आपको मालूम एनएसएसओ डेटा है, 65th राउंड लेटेस्ट एनएसएसओ डेटा है, जिसमें कहा गया द बिगेस्ट कॉज ऑफ मुस्लिम्स एंड दलित्स नॉट स्टडिंग बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल वेयरविथॉल। 41% ऑफ दलित्स एंड मुस्लिम्स बोल रहे कि हम पढ़ना चाह रहे मगर हमारे पास पैसा नहीं है। आप स्कॉलरशिप दो ना सर, डिमांड ड्रिवन कर दो उसको, कौन रोक रहा आपको? मगर कॉर्पोरेट टैक्स में 20,000 करोड़ माफ होंगे, मगर इन गरीबों के पढ़ाई के लिए यकीनन मैं आपसे मुत्तफिक हूं, एस्पिरेशन है हमारे, हम पढ़ना चाह रहे हैं। आप स्कूल्स दो, खोलो, रिजर्वेशन दो, बैंक से लोन दो। क्यों? प्राइम मिनिस्टर का पहली स्पीच हुई थी एज ए प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि मैं ये 3 जनरेशन मुसलमान को देख रहा हूं कि साइकिल स्टैंड पर काम करते हैं। जब आप ये कह रहे थे तो मुझे उनका जुमला याद आ गया।
मगर वही प्राइम मिनिस्टर, इनका चीफ मिनिस्टर उल्टा काम कर दिया। कोर्ट से जब रिजर्वेशन के लिए एक्सेप्टेंस आ गया, वो बंद कर दिया। कौन कहता है? अच्छा, आप 10 महीने में आपको मालूम सर माइनॉरिटी का जो बजट है कितना कम हुआ? 561 करोड़। कौन रोक रहा है सर? क्यों रोक रहे उसको आप? हमको दीजिए ना सर, हम पढ़ना चाह रहे, हम तरक्की करना चाह रहे, आप नहीं देते हमको। महाराष्ट्र में 20% माइनॉरिटीज है सर, 338 करोड़। क्या सही है? ये फिगर सही है? बताइए आप। 0.21% भी नहीं होता टोटल बजट का। यही तो हमारी लड़ाई है। आप यकीन मानिए कि हिंदुस्तान को स्ट्रांग करना उसी वक्त मुमकिन होगा। लोग बिग बैंग रिफॉर्म की बात करते हैं, वो टाई वाई सूट वूट पहनने वाले बड़ी। अरे बिग बैंग रिफॉर्म इस मुल्क में जब होगा जब दलित, मुसलमान और ओबीसी को तालीम याफ्ता बनाया जाएगा, इनके इंसाफ होगा, ये बिग बैंग रिफॉर्म होगा। असद भाई, एक अलग मतलब आप खुद को एक नेशनलिस्ट लीडर के तौर पे देखते हैं, भारत मतलब इंडियन लीडर के तौर पे देखते हैं, साथ ही साथ आप मुसलमानों के भी नेता हैं। इसीलिए ये सवाल पूछना चाहूँगी क्योंकि पिछले कुछ समय से महाराष्ट्र में, खास करके मराठवाड़ा में मिलिटेंसी की तरफ मुसलमान युवाओं का एक रुख होता हुआ नजर आता है। कुछ लड़कों को आईएस में ज्वाइन होने का भी उनके ऊपर मतलब वो भी एक घटना सामने आई थी। ऐसे जो विचार मुस्लिम कम्युनिटी में है, उनको रोक लगाने के लिए क्या एमआईएम कुछ करने जा रही है या सिर्फ आप डिविजिव पॉलिटिक्स में ही यकीन करते हैं? एग्जैक्टली। पॉलिटिक्स ज्वाइन करो, पॉलिटिक्स ज्वाइन करो, पॉलिटिक्स ज्वाइन करो, पॉलिटिकल स्ट्रगल में हिस्सा लो, सिस्टम में कॉन्फिडेंस क्रिएट करो, लड़ो अपनी लड़ाई जमहूरी अंदाज में, पार्लियामेंट में जाके लड़ो, असेंबली में जाके लड़ो, काउंसिल्स में जाके लड़ो। और ये वैक्यूम नहीं रहना चाहिए, ये वैक्यूम नहीं रहना चाहिए कि हम ला रहे हैं नौजवानों को कि आओ हिस्सा लो। आईसिस की बात आप कर रहे, हम उसको कंडेम करते, दूर दूर तक इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, वो अनइस्लामिक प्रैक्टिस है, हम उसको मानते ही नहीं है, गलत है वो। और ये यकीनन पॉलिटिक्स में आना चाहिए। और जो लोग मिलिटेंसी की तरफ जा रहे हैं, हम उस एक्टिविटी को कंडेम करते हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, 2 दिन पहले खांडेकर साहब सूर्यापेट तेलंगाना में सिम्मी के टेररिस्ट ने 3 पुलिस वालों को जान से मार दिया। हम उसकी कंडेम करें, गलत है वो। हथियार लेकर उन्होंने स्नैच करके मार दिया 3 लोगों को, एक बेचारा ऐसा ही जान की लड़ाई लड़ रहा है। आज क्या हुआ सर? 3 क्रिमिनल्स को, या जो एलिस क्रिमिनल्स को, जो जिन्होंने इन पर इल्जाम है कि पुलिस वालों को मारा, 5 को एनकाउंटर कर दिया आज। अब कौन जाके मैसेज देगा? देखिए ग्रास रूट लेवल पे क्या मैसेज जाएगा कि वो 3 पुलिस वाले मरे थे इसलिए उन्होंने 5 को मार दिया। ये परसेप्शन क्रिएट होगा, ये इनजस्टिस का मैसेज जाएगा। अब इसको कौन कंट्रोल करेगा? 24 घंटे 48 आवर्स में आप 5 को लाते हैं और वरंगल बॉर्डर पर 5 को आप बोलते हैं कि नहीं वो वेपन स्नैच कर रहा था और हम लोग उसको मार दिए। अरे वो क्रिमिनल था तो सूली पर लटकाते जैसा कसब को लटकाया गया था। हमने सारी दुनिया को बताया कि ये हमारा मुल्जिम था, हमने कोर्ट्स में कॉन्फिडेंस क्रिएट किया दुनिया को और उसको फांसी पे चढ़ाया। आप इनको फांसी पे चढ़ाते हैं लोगों को, बच्चों को, अगर ये मुल्जिम थे, इनको गोली मारने का क्या, ये मैसेज क्या जाएगा यंगस्टर्स पर कि भाई वो 3 पुलिस वालों को लोग मारे, जबकि पूरे मुस्लिम्स कंडेम करे उस एक्शन को जो उन्होंने सूर्यापेट में किया, मगर आप विद इन 48 आवर्स 5 बच्चों को मार दिए। असदुद्दीन साहब, आप चाहते हैं मुसलमानों की तरक्की हो। आपके पार्टी की मुख्य जो नींव थी, वो नींव थी कि विकास हो, नौकरियां मिले मुसलमानों को, दलितों को वो आगे बढ़े। लेकिन आपकी बातों से ये महसूस हो रहा है कि नफरत ही फैलाई जा रही है, हिंदुओं को आप विरोध करते हैं। तो ये नफरत की राजनीति जो है, इसी पे आपकी बुनियाद अभी जो है वो भटकती नजर आ रही है आपकी पार्टी। नहीं सर, आपको आपकी सोच हो सकती है जो बिल्कुल सरासर गलत है। मैं नफरत, हिंदुओं के खिलाफ नफरत नहीं हूँ, नफरत की सियासत नहीं करता हूँ। मैं हिंदुत्व के खिलाफ हूँ और मुझे हिंदुत्व के खिलाफ होने पर फख्र है। आई टेक प्राइड इन बीइंग अगेंस्ट आरएसएस एंड हिंदुत्व। आई एम नॉट अगेंस्ट हिंदू। आप चाहते तरक्की हो, सर जवाब तो सुनिए। तरक्की कब होगी सर? तरक्की उस वक्त होगी जब जो रूलर्स हैं वो अपने दिमाग से तमाम उल्टे सीधे माइंडसेट को निकालें। तरक्की कब होगी? जब आप ग्राउंड पर अपनी जबान से जो हो रहा है इंप्लीमेंट करें। तरक्की कब होगी? जब आप हमको हमारे अपॉर्चुनिटीज देंगे, हम उस अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने तैयार हैं। आप देते नहीं हैं हमको और आप बोल रहे तुम लोग तरक्की नहीं करते।
अरे हमको शौक है सर, क्या किसी गरीब मुसलमान को शौक नहीं कि अच्छा घर हो? कौन सा ऐसा गरीब मुसलमान होगा जो नहीं चाहता कि उसका बच्चा पढ़े? वो बच्चा क्यों पब्लिक पुलिस स्टैंड साइकिल स्टैंड पे काम करे? दीजिए सर, आपको मैं एश्योरेंस दे रहा हूं कि एक सी चेंज एटीट्यूड में मुस्लिम यंगस्टर्स में, बहुत सी चेंज एटीट्यूड है। वो पढ़ना चाह रहे, आगे बढ़ना चाह रहे। और आपने नहीं तो आपसे अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ इकोनॉमिक्स से, वो बीफ का मामला है। इसका सर बीफ गौवंश बीफ बीफ का गवर्नमेंट ने प्रतिबंध लगा दिया देश के कई राज्यों में, महाराष्ट्र भी शामिल है उसमें। कल महाराष्ट्र में यह भी बात आई कि भाई सवाल पूछा कोर्ट में कि भाई सिर्फ गौवंश पे क्यों नहीं, क्यों और बाकी पे क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि कदम बढ़ाएंगे हम, ये स्टार्टिंग है। तो बीफ का जो मसला है वो खाने में एक ऐसा समाज सुनने में आता है कि भाई एक समुदाय से जोड़ा जाता है, कम्युनिटी से जोड़ा जाता है, लेकिन ये बीफ बैन को सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जस्टिस काटजू ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि इससे पिछड़ापन दिखेगा, इससे पिछड़ापन दिखेगा हम किसी चीज़ को बैन करते हैं तो। फिल्म स्टार कपूर खानदान ने भी इसको विरोध किया। तो विरोध करने का पीछे मकसद ये भी कि भाई इकोनॉमिक्स में इसमें बहुत बड़े पैमाने पे मुस्लिम समाज के लोग जुड़े हैं। इस अर्थव्यवस्था को आप कैसे देखते हैं? रुकना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए? रुकना चाहिए तो क्यों, नहीं रुकना चाहिए तो क्यों? सर ये मसला जो है ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, ये दलितों का मसला है, ये एक इकोनॉमिक इशू है सर। अगर महाराष्ट्र स्टेट को 6000 करोड़ का नुकसान होगा तो कौन और 5 लाख लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे तो इनका रोजगार क्या होगा? अगर लोग बेरोजगार होंगे तो सोशल इविल सोसाइटी में होंगे नहीं होंगे? अगर किसी का पेट जलता होगा, भूखा पेट क्या क्या नहीं करा देता इंसान को, इसकी जरूरत क्या थी? ऑलरेडी काऊ के ऊपर बैन था, हम रिस्पेक्ट करते उसको, काऊ को नहीं मारना चाहिए, बिल्कुल नहीं मारना चाहिए, मगर बुलॉक्स को आप कर दिए। अच्छा फिर बफलो इतना एक्सपोर्ट क्यों हो रहा भाई? क्या यानी आप सोचिए थोड़ी देर के लिए कि मोर देन इकोनॉमिक, हिंदू मुस्लिम दलित, हम क्या मैसेज दुनिया को दे रहे हैं सर? 21st सेंचुरी को हम बोल रहे हैं कि हम चाइना को ओवरटेक कर लेंगे, हम चाइना की तरह सुपर पावर बनेंगे। क्या मैसेज दे रहे हैं? इतना पेटी सोच है इन लोगों की, ये पेरोकियल थिंकिंग है। इससे कंट्री कहां जाएगा सर? कहां जाएगा मुल्क हमारा? ये सर आपने कहा कि आप एक समान समाज चाहते हैं जिसमें सब लोगों का समान अधिकार हो। कॉमन सिविल कोड के बारे में आपकी क्या राय है? कॉमन सिविल कोड किसका होगा? कॉमन सिविल कोड किसका होगा? कैसा होगा? जो मुसलमानों को विशेष अधिकार दिए गए हैं संविधान में, सुनिए मेरी बात, वो हटने चाहिए कि नहीं हटने चाहिए? सुनिए, आपको अंदाजा है कि ट्राइबल के मैरिज कस्टम अलग है, आपको मालूम गोवा में मैरिज कस्टम अलग है, आपको मालूम कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शेड्यूल कास्ट में अलग अलग तहजीब है। सर ये डाइवर्सिटी है इंडिया की। और अगर कोई मजहब में, सुनिए, अगर किसी औरत पर जुल्म हो रहा है तो जुल्म बंद होना चाहिए। मैं खड़े होकर हर पब्लिक मीटिंग में मुस्लिम से अपील करता हूं कि अपने औरतों से इंसाफ करो, और अगर कैसा होता है तो हम कंडेम करते हैं, उसको एक्शन लेते हैं, वो पुलिस के जरिए बोलते हैं। मगर यूनिफॉर्म सिविल कोड का मैं खिलाफ हूं, मैं आपसे खुलकर कह रहा हूं, मैं खिलाफ हूं उसका। लेकिन सर आप इसका रीजन बताएंगे, आप क्यों खिलाफ हैं इस चीज के? आप समान समाज की बात कर रहे हैं, समाज के सभी वर्गों को समान अधिकार मिलने चाहिए, सभी धर्मों को समान अधिकार मिलने चाहिए, तो मुसलमानों को आप विशेष अधिकार क्यों देना चाहते हैं? इससे हिंदुस्तान की तरक्की में कौन सी रुकावटें आ रही हैं, मुझे बताइए आप। इससे हिंदुस्तान के मजबूत सर आप जिन भावनाओं की बात कर रहे हैं कि मुसलमानों की भावनाएं हर्ट हो रही हैं, मैं सुनना चाह रहा हूं। मैं सुनना चाह रहा हूं। सर आप जो कह रहे हैं कि अगर ये हट जाएगा तो कोई भी चीज अगर होगी तो मुसलमानों की भावनाएं हर्ट होंगी इससे, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं होने की वजह से हिंदुओं की भावनाएं भी हर्ट होती हैं? उनको ये फीलिंग आती है कि मुसलमानों को विशेष अधिकार दिया जा रहा है पिछले 60-70 सालों से। अच्छा ये बात है, तो हिंदू ज्वाइंट फैमिली में इनकम टैक्स का क्यों एग्जेम्पशन दिया जा रहा है? क्या बोलते हैं? आप उसके बारे में मुद्दा उठाइए, आप संसद में आप उठाइए मुद्दा संसद में। अरे भाई साहब, मेरे पेट में दर्द है तो आपके पेट में दर्द होना चाहिए ना। खाली मेरे पेट की दर्द की आप बात करेंगे, मुझे दर्द नहीं हो रहा है पेट में। हिंदू ज्वाइंट फैमिली में टैक्स एग्जेम्पशन क्यों है भाई साहब? इसकी बात, हाँ मैं आपसे एक्सेप्ट कर रहा हूं कि अगर जहां कहीं भी किसी का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इट हैज टू बी स्टॉप।
बट आप ये क्यों समझ रहे हैं कि हम, अरे भाई मैं अपनी शादी कर रहा हूं और अगर गलती होती है तो आज ही सुप्रीम कोर्ट का आया, सब चीजें हैं, मगर इसको हर चीज को एक कम्युनल ऐनक लगा के देखना मत करिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। असद भाई, आपने जो कहा कि मैं हिंदुओं के ऐसा खिलाफ नहीं लगता है कि आप भी उदा शर्ट, मेरी उदी शेरवानी अट्रैक्ट कर रही है। बोलिए। हिंदुओं के मैं खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हिंदुत्व के खिलाफ हूँ। ये कैसे हो सकता है कि मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं इस्लाम के खिलाफ हूँ? इस्लाम के खिलाफ आप कैसे हो सकते हैं? इस्लाम और मुसलमान एक है, अलग नहीं है। तो फिर हिंदुत्व ये देखिए आप आ गए असलियत पे। हिंदुत्व और हिंदू एक ही है। तो आप सावरकर का जो हिंदुत्व है उसको मानते? आप आईसिस के इस्लाम को मानते हो? नहीं, मैं वैसे मैं भी नहीं, हाँ। मैं वही तो कह रहा हूँ, कम से कम एक मीटिंग ग्राउंड पैदा हो गया आप में हमारे में। लेट अस वर्क टुगेदर, कम ऑन, दिस इज अ मीटिंग ग्राउंड, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। कि आप इसको मत समझिए कि मैं हिंदू के खिलाफ हूं, जैसा आपने कहा कि मैं आईसिस के खिलाफ हूं, आप भी आईसिस के खिलाफ है, तो इसका मतलब इस्लाम के खिलाफ तो नहीं है। आईसिस डज नॉट रिप्रेजेंट। हिंदुत्व के मैं खिलाफ हूँ, इसका मतलब क्या है? हिंदुत्व का इसलिए हूं, अगर आप वी और नेशनहुड डिफाइन पढ़ेंगे और गोलवारकर, अगर आप सावरकर का हिंदुत्व की पूरी किताब पढ़ेंगे, अगर आप बंच ऑफ थॉट्स पढ़ेंगे, एक बात मुझे बताइए, अगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय का थ्योरी ऑफ इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म पढ़ेंगे, चैप्टर 4 पढ़ लीजिए, चैप्टर 4 में पैराग्राफ नंबर 35 पढ़ लीजिए, जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते कि अगर दो हिंदू मिलेंगे और दो मुसलमान मिलेंगे तो दो हिंदू अच्छा सोचेंगे और दो मुसलमान गलत सोचेंगे। पढ़ लीजिए। ये मेरे ये आइकॉन्स है ही नहीं हिंदुत्व के, हम इसके खिलाफ हैं। अच्छा, दो आप ऐसा भी तो कह सकते हैं कि जो ये इस टाइप का हिंदुत्व है उसके हम खिलाफ सर, हैं। कौन सा हिंदुत्व है दूसरा टाइप का मुझे बताइए आप, मैं सीखने तैयार हूं। एक उदार मैं बताऊं, सीखने तैयार। सर हिंदुत्व सर इन पॉपुलर पार्लेंस, इन पॉपुलर अंडरस्टैंडिंग, बेसिंग ऑन थ्योरी, बेसिंग ऑन एवरीथिंग, दिस इज हिंदुत्व, विच गोज अगेंस्ट हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी के खिलाफ है वो। सर बहुत शुरुआत में एक ही सवाल पूछता हूँ सर। बहुत शुरुआत में आपने कहा कि मैं इतने लंबे की नहीं सोचता, मैं 1 घंटा 1 दिन की सोचता हूँ। नहीं, वो 4 दिन की चांदनी की बात की तो हाँ, बोलना पड़ा। तो अब आप दूर की बात करेंगे तो दूर की बात करूंगा मैं। नहीं, आपको नहीं लगता कि आप काफी निगेटिव टोन पे सोचते हो? नहीं सर, मैं क्या नेगेटिव सोचता हूँ सर? इतने सब चीजों के बावजूद भी मेरे में जुस्तजू है लड़ने की, यही तो मेरा पॉजिटिवनेस है। ओवैसी जी, वातावरण काफी गर्म हो चुका है, एसी बढ़ाइए जरा। एक सवाल पूछना है। बीफ बैन की बात करने से गर्म हो गया वातावरण। आप जब भाषण करते, आप और आपके भाई, तो काफी तीखी जबान रहती है आपकी, तो इसका राज क्या है? और इसका जवाब, हाँ, इसका राज क्या है तीखी जबान? सर, कोका कोला की सिगरेट तो कोई नहीं देता आपको, मैं भी अपनी सिगरेट नहीं दूंगा। कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है सर, समझिए प्लीज मेरी बात को। मैं जो हूँ आपके सामने हूँ, मैं नाटक कंपनी का कोई डायरेक्टर नहीं हूँ, मैं कोई पारसी थिएटर का एक्टर नहीं हूँ, ये जो हूँ सामने हूँ सर। आप एक्सेप्ट करिए या मत करिए, मगर मैं तो बोलता रहूंगा सर। मेरी जबान को खाली मेरी मौत ही बंद कर सकती, याद रख लीजिए आप। ओवैसी जी, लेकिन आपके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका है? आप किस लीडर को आपका आइडॉल मानते हैं? मेरा मानना यह है कि अंबेडकर महात्मा गांधी से बड़ा लीडर था। आप गांधी को मानते हैं सबसे? मैं अंबेडकर को गांधी से बड़ा लीडर मानता हूँ। और आपके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव अगर किसी का है तो वो डॉक्टर अंबेडकर का है? बहुत से लोगों का है, अंबेडकर है, उसमें जौहर ब्रदरान है, बहुत से लोग हैं सर। कैसा एक का एग्जाम्पल है तो मैं इतना जरूर बोलूंगा कि हिटलर तो नहीं है। आज आप कट्टा पर आए, बहुत मुद्दों पे बातचीत हुई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया, बहुत बहुत थँक यू सो मच, थँक यू। तर माझा कट्ट्यावरती आज आपण इथेच थांबतोय। बघत रहा ABP माझा।